ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात का ये सेकंड पार्ट है। 3-4 पार्ट में वीडियो कंप्लीट होगा। पहले हमने पढ़ा पहले वीडियो में औपनिवेशिक क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, सब सर्वप्रथम उपनिवेशवाद कहाँ स्थापित हुआ, रैयतवाड़ी या स्तंभराजी व्यवस्था क्या है ना, प्लासी का युद्ध कब हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो जमींदार हैं वो अपनी देनदारी को नहीं चुका पाने के चक्कर में क्या करते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी थी और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को 400 गांव दिए जाते थे और उन 400 गांवों को किसानों में बांट दिया जाता था और उनसे वे किसान लोग वहाँ खेती करते थे और खेती से प्राप्त उपज से वह टैक्स का भुगतान किया जाता था। तो जमींदार लोग किसानों से टैक्स लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे और अगर वह नहीं चुका पाते थे, जमींदार अदा नहीं कर पाते थे, तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व देती थी किंतु उनकी शक्तियों को सीमित करना चाहती थी, इसलिए जमींदारों की सैन्य टुकड़ियाँ समाप्त कर दी गई, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, जमींदारों से स्थानीय न्याय और पुलिस की शक्ति छीन ली गई, कचहरी को कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये तो हो गया इनका जमींदारों की जो शक्तियाँ वह सीमित कर दी थी, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर देखिए, जमींदारों द्वारा समय पर राजस्व राशि जमा न करने के कई कारण थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले तो मांग बहुत ऊंची थी। फिर दूसरा ये कि 1790 के दशक में जो लागू की गई थी, कृषि की उपज की कीमतें नीची थी और मांगे बहुत ऊपर थी, तो कई बार जमींदार अपने राजस्व राशि चुका नहीं पाते थे। थर्ड है, इनकी शक्ति राजस्व इकट्ठा करने व उसके प्रबंध तक ही सीमित थी, यानी ये राजस्व इकट्ठा करो और ईस्ट इंडिया कंपनी को चुकाओ, राजस्व इकट्ठा करो किसानों से और ईस्ट इंडिया कंपनी को दो, यहीं तक ही इनकी थी शक्ति। जमींदार अपनी ज़मीन को नीलामी से बचाने के लिए क्या करते थे? जमींदारों को घर की महिलाओं के नाम करवा देते थे, अपने एजेंट के माध्यम से नीलामी में जोड़ तोड़ करते थे, क्योंकि महिलाओं के नाम करने से टैक्स कम लगता था, इसीलिए करवाते थे। अपनी माँ के नाम, पत्नी के नाम, बहन बेटे के नाम करवा देते थे ताकि उनको छूट मिल जाती थी और फिर वही लोग उनसे वही अपनी माँ बेटियों की ज़मीन वही खरीद के अपने नाम कर लेते, फिर उनके नाम बेच देते। ये प्रक्रिया चलती रहती। इस तरह से जमींदार अपनी जमींदारी को बचाते थे, अपने एजेंट के माध्यम से नीलामी में जोड़ तोड़ करते थे। कैसे करते थे जोड़ तोड़? मान लीजिए ये जमींदार है और ये कुछ इनके सैनिक, इनके महकमे के आदमी हैं और ये जो नीलामी में दूसरे आदमी खड़े ये है। अब ये जमींदार इशारा करते थे कि आप बोली ऊंची लगाना, फिर इधर से बोली को तोड़ा जाता था, फिर इधर से बोली को लगाया जाता था। जितनी ज़्यादा बोली लगती वहाँ पर ये रुक जाते थे, वहाँ पर ये लोग रुक जाते थे और ज़मीन इन्हीं के हाथ आ जाती थी वापस और इनके बेचारे की कुछ हाथ नहीं आती थी। इस तरह से ये अपनी ही ज़मीन बचा लेते थे। अपने लठेतों के माध्यम से पूरे व्यक्ति को बोली लगाने से रोकते थे। लठेत होते थे, वो खड़े रहते बीच बीच में, लाठी मारने वाले लठेत, हवलदार जिन्हें कहा जाता था, गांठीदार जिन्हें कहा जाता था, उनको क्या कहता था बीच बीच में कि तुम लोग तैयार है ना और दूसरे लोगों को बोली मत लगाने देना, और अगर दूसरे लोग बोली लगाते थे तो तुम लोग उससे ऊपर बोली लगाना। इस तरह से जानबूझकर ऊंची बोली लगाते और बाद में खरीदने से इनकार कर देते। ये करते थे ये लोग, अपनी जमींदारों को बचाते थे। अब है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। देखिए 1793 में तो हुई थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है, और ये हुई थी कॉर्नवालिस के समय में, बंगाल का गवर्नर जनरल थे वो, उनके समय में। ब्रिटिश सरकार को राजस्व की जिम्मेदारी जमींदारों को दे दी गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तर कर्नाटक के लगभग भूभाग में लगभग 19%
भूभाग में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। रियायतवाड़ी व्यवस्था 1792 में ब्रिटिश सरकार को राजस्व की जिम्मेदारी किसानों को सौंप दी गई। ये व्यवस्था असम, मद्रास, मुंबई के प्रांतों में लागू की गई थी, जो औपनिवेशिक भारत में भूमि में 51% के भाग पर थी। ठीक है, और यहाँ थे गवर्नर जनरल मुनरो। मालवाड़ी व्यवस्था 1822 में थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई थी, जो अपने औपनिवेशिक भारत की भूमि का 30% भाग था। ये तो होगी सारी राजस्व व्यवस्था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को, जागीरदारों को, जमींदारों को दी सौंपी थी कि आप लोग जाना और इस क्षेत्र से किसानों से ये सारी व्यवस्थाएं, उनसे होने वाली उपज से आमदनी जो भी होती है वो टैक्स के माध्यम से कंपनी में जमा होगी, और नहीं जमा होती तो सूर्यास्त कानून लागू हो जाता। ये हो गया आपके 10 मिनट का होने वाला है अभी तो। चलिए एक और कर लेते हैं कि वर्धमान की नीलामी की घटना क्या थी। 1797 में वर्धमान में एक नीलामी की गई। इस नीलामी में वर्धमान के राजा की संपत्ति बेची जा रही थी, क्योंकि राजा ने राजस्व राशि नहीं चुकाई। बोली लगाने के लिए नीलामी में अनेक लोग शामिल हुए और अंत में सबसे ज़्यादा बोली कंपनी वाले लगाने वाले को संपत्ति बेच दी गई। समझ में आ रही मेरी बात? राजा ने राजस्व राशि नहीं जमा कराई थी, ठीक है, और इस कारण उनकी संपत्ति नीलाम हो गई थी। परंतु बाद में पता चला कि नीलामी में शामिल ज़्यादातर खरीदार राजा के नौकर या उसके जान पहचान वाले थे। इस नीलामी में हुई 95% से ज़्यादा खरीदारी फर्जी थी। फर्जी का मतलब ज़्यादातर उनके नौकर चाकर यही हुए बोली लगा रहे थे वहाँ पे। इस नीलामी से पहले राजा अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा पहले ही अपनी माता के नाम कर देते थे, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भाई कुछ 30% या 35% ये उन महिलाओं के नाम पर आरक्षण होता था, तो वह अपने घर की औरतों के नाम से ही कर देते थे और बाद में फिर वापस अपने नाम से कर लेते थे। जोतदार। अब जोतदार क्या है? 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ धनी किसानों का उदय हुआ। वे किसान थे जिनके पास बड़ी मात्रा में भू संपत्ति थी। उनकी ज़मीन का बटाईदार किसानों द्वारा खेती की जाती थी। यह बटाईदार किसान अपने हल और औजार लाकर खुद खेती किया करते थे और अंत में फसल का आधा भाग भूमि के मालिकों को यानी धनी किसानों को दे दिया जाता था। इन बड़े किसानों को ही जोतदार कहा गया है, यानी धनवान किसानों को जोतदार कहा गया है। जो धनी वर्ग था, उच्च वर्ग था, उन्हें कहा गया है। उन्हें हवलदार, गांठीदार, मंडल भी कहा गया है। क्लियर? अब इन जोतदारों का गांव और उस गांव के किसानों पर अत्यधिक प्रभाव होता था। जमींदार ज़्यादातर शहरों में रहा करते थे, जबकि जोतदार गांव में ही रहते थे। मैंने इस वजह से यह किसानों के ज़्यादा निकट हुआ करते थे। मुश्किल परिस्थिति में जोतदार किसानों की मदद भी करते थे। किसी वजह से किसान जोतदारों का समर्थन करते थे। किसान भी जोतदारों का समर्थन करते थे। जमींदारों द्वारा गांव में कर को बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु जोतदारों ने इसका खुलकर विरोध कर दिया, क्योंकि जो जमींदार थे वह कर को बढ़ाने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन जोतदारों ने इसका विरोध किया। कई परिस्थिति में जोतदार किसान को कर देने से मना कर देते थे। इस वजह से जमींदारों को कर नहीं मिल पाता था और उनकी संपत्तियों को नीलाम किया जाता था। इस स्थिति में यह जोतदार जाकर उन जमींदारों की संपत्तियों को खरीद लेते थे और लाभ कमाते थे। उस समय उत्तर बंगाल में जोतदार सबसे शक्तिशाली थे। क्लियर? अब पढ़ेंगे हम बुकानर और राजमहल की पहाड़ियाँ। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बुकानन की क्या स्थिति है, राजमहल की पहाड़ियाँ क्या है, आगे ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।